आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, हमारी देहरादून सीरीज चल रही थी, जिला सीरीज की ये दूसरा जिले के बारे में हम बात कर रहे थे और देहरादून जिले में इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे देहरादून सीरीज के तीसरी वीडियो के बारे में और इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पेपर में आने वाले हैं, तो लगातार आप उनके साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज के दिन का पहला। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास टपकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। ठीक है, इससे पहले जब हमने बात की तो गुच्चू पानी के बारे में, बुद्धा टेम्पल के बारे में, बहुत सी जगहों के बारे में हम बात कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? टपकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। तो कहा जाता है कि टपकेश्वर महादेव में भगवान महादेव मतलब शिव का आपका मंदिर है। और यहाँ पर क्या है कि जो गुफा है, ये मंदिर जो है वो एक गुफा के अंदर है और इस गुफा के अंदर ना पानी लगातार ऊपर से टपकते रहता है। ऊपर से लगातार पानी टपकने के कारण इसका नाम क्या है? टपकेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर शिवरात्रि के दिन टपकेश्वर मेला भी लगता है। तो कभी आ जाएगा टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो देहरादून में ही लगता है। ठीक है, और तकरीबन देहरादून से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा, इसको आपने क्या करना है? याद करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है देहरादून जनपद में और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कि गुरु रामराय दरबार। तो गुरु रामराय दरबार कहाँ पर है? तो गुरु रामराय दरबार आपका देहरादून में है। हमने बताया कि देहरादून का नाम क्या देहरादून से पड़ा, तो देहरादून का मतलब होता है देहरादून के नाम से पड़ा था। तो डेरा का मतलब क्या होता था? डेरा का मतलब था शिविर। तो जब हम स्टार्टिंग की वीडियो पढ़ी थी, हमने पहली वीडियो पढ़ी थी, तो उसमें हमने बताया था कि सिखों के गुरु गुरु राम राय सन 1676 के आसपास में देहरादून आए थे और धामूवाला में आपका बस गए थे। गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह ने इनको कितने गांव दिए थे? 3 गांव दान दिए थे और यहीं से आपके इनका नाम क्या पड़ा? देहरादून का नाम देहरादून पड़ा था। ठीक है, सन 1699 में गुरु राम राय ने देहरादून के धामूवाला में गुरु राम राय दरबार या झंडा दरबार की स्थापना करी थी, जो कि झंडा दरबार कौन सी शैली में? मुगल शैली में। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा कि किस शैली में है? मुगल शैली में है। किस शैली में है? मुगल शैली में है। क्या है? झंडा दरबार आपका यहाँ पर है। इसके बाद सन 1707 में, कब? सन 1707 में इनकी पत्नी का नाम बहुत बार पेपरों में आया है। क्या है? पंजाब कौर। क्या है इनकी पत्नी का नाम? पंजाब कौर ने इसका काम क्या करा था? निर्माण कार्य पूरा करवाया था। होली से प्रतिवर्ष हर साल होली से कितने होली के 5वें दिन आपका यहाँ पर क्या है? झंडा मेले का आयोजन किया जाता है। तो झंडा मेले का आयोजन भी अगर कभी पूछा जाएगा तो किसकी याद में? गुरु राम राय के याद में। गुरु राम राय दरबार कब लगा था? सन 1699 में इसकी स्थापना की गई थी। 1707 में ये काम पूरा करवाया इनकी वाइफ पंजाब कौर ने। सन 1676 में गुरु राम राय देहरादून आए थे, इसको याद रखना है। अगला हम बात करते हैं चंद्रवदनी मंदिर। ठीक है, चंद्रवदनी मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है आपका? देहरादून से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और कहा जाता है कि यहाँ पर महर्षि गौतम ने अपनी पुत्री अंजनी और पत्नी के साथ निवास किया था। इसी के पास में यहाँ पर क्या है आपका? गौतम कुंड भी स्थित है। इसके अलावा देहरादून में संतोला देवी का मंदिर है तथा सिद्धेश्वर महादेव का भी मंदिर है, जो कि आपका देहरादून से घंटाघर से 5 किलोमीटर की दूरी पर मैथुरवाड़ा रोड पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं तो देहरादून में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिद्ध 4 सिद्ध पीठ माने गए हैं। 4 सिद्ध जो माने गए हैं इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है कालू सिद्ध, फिर लक्ष्मण सिद्ध, फिर माणक और उसके बाद लास्ट होता है आपका कौन सा? मांडू। तो 4 सिद्ध हैं ये, जिनको आपने याद रखना है। सबसे पहले कालू, फिर लक्ष्मण, फिर माणक और फिर पांडु। ये 4 सिद्ध आपके कहाँ पर है? देहरादून में है। जो लक्ष्मण सिद्ध है वो देहरादून में आपका कौन सी? पूर्व दिशा में है। कहाँ पर है? देहरादून से पूर्व दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में स्थित है। कालू सिद्ध कहाँ पर है? भनियावाला में है, 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माणक सिद्ध देहरादून से पश्चिम की ओर भूड़ी गांव के पास में है तथा मांडू सिद्ध देहरादून के पश्चिम में प्रेमनगर के पास में स्थित है। तो इन 4 सिद्धों को क्या करना है आपने? याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं देहरादून में बुद्धा टेम्पल की। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बुद्धा टेम्पल आपका देहरादून का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो कहाँ पर, देहरादून के क्लेम टाउन पे बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1965 में हुई थी। इस प्रसिद्ध बुद्ध मंदिर का निर्माण कोरेन रिनपोछे किसने कोचेन रिनपोछे किसने कोचेन रिनपोछे नामक बौद्ध भिक्षु ने अन्य भिक्षुओं के साथ मिलकर कराया था। कब करवाया था? 1965 में। कोचेन रिनपोछे नामक बौद्ध भिक्षु ने, किसने? कोचेन रिनपोछे, ये याद रखना आपने, नामक बौद्ध भिक्षुओं ने अन्य बौद्ध भिक्षुओं के साथ मिलकर करवाया था। ठीक है। इसकी अगर शैली की बात करते हैं तो मूलतः जापानी वास्तुकला से प्रेरित है। बुद्धा टेम्पल को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो क्या नाम जाना जाता है? मिड्रोलिंग मिनिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मिड्रोलिंग मिनिस्ट्री के नाम से भी बुद्धा टेम्पल को जाना जाता है। यहाँ पर बौद्ध स्तूप की स्थापना 28 अक्टूबर सन 2002 में की गई थी। कब की गई थी? 28 अक्टूबर 2002 में इसके बौद्ध स्तूप की स्थापना की गई थी। बुद्धा टेम्पल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 220 फीट आपके इसकी ऊंचाई है, तथा बुद्ध यहाँ भगवान बुद्ध की कितनी? 103 फीट की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बुद्धा टेम्पल से कहाँ पर, क्या क्लेमेंट टाउन पर आपके स्थित है। 1965 में किसने की थी? कोचेन रिनपोचे ने की थी। जापानी वास्तुकला में है। इसका अन्य नाम आएगा मिड्रोलिंग मिनिस्ट्री। तथा बौद्ध स्तूप की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में हुई थी। बुद्धा टेम्पल की कुल ऊंचाई 220 फीट है और भगवान बुद्ध की यहाँ पर 103 फीट की प्रतिमा स्थित है। ठीक है, तो बुद्धा टेम्पल से रिलेटेड इतना ही था। अब हम बात करते हैं यहाँ देहरादून के प्रसिद्ध मेलों के बारे में। देखिए, जो मंदिर है वहां पर कोई ना कोई मेला होगा, तो वो मेला भी आपका प्रसिद्धि होगा। तो सबसे पहले आपका आता है झंडा मेला। झंडा मेला आपका कहाँ? जहाँ पे झंडा मेला लगता है। तो झंडा मेला कहाँ पर लगता है? झंडा मेला आपका गुरु राम राय की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर लगता है? देहरादून में लगता है। ठीक है। कब लगता है? पर होली के कितने दिन बाद? 5वें दिन बाद यह लगता है। गुरु राम राय के जन्म दिवस पर आपका ये प्रारंभ होता है, जो कि कितने दिनों तक चलता है? 15 दिनों तक चलता है। ठीक है। कहा जाता है कि इस दिन गुरु राम राय देहरादून आए थे, इसलिए आपके मेले का आयोजन किया जाता है। कब आए थे गुरु राम राय आपके देहरादून? सन 1676 में। ठीक है। और इस झंडा दरबार की स्थापना सन 1699 के आसपास में करनी शुरू कर दी थी, और उसके बाद इनकी पत्नी ने इस कार्य को 1707 तक पूरा कराया, जो कि हम अभी 2 मिनट पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आता है कि कोई भी भक्त अगर देहरादून आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? संगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगत कहा जाता है। इसके बाद है दूसरा मेला, नुड़ाई मेला। नुड़ाई मेला जौनसार चक्राता में श्रावण मास को आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? श्रावण मास को आयोजित किया जाता है। टपकेश्वर मेला आपको मैं बता चुका हूँ कि टपकेश्वर महादेव मंदिर पर लगता है, जो कि आपका देहरादून में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी है? देवधारा नदी के किनारे पर है। कहा जाता है कि इसके ऊपर पानी टपकते रहता है, इसलिए इसका नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर रखा हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो भद्राज मेले की। भद्राज मेला देहरादून के मसूरी से 15 किलोमीटर दूर भद्राज मंदिर में आपका ये मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? तो बालभद्र की पूजा की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बिस्सू मेला। बिस्सू मेला जौनसार भावर क्षेत्र का आपका प्रसिद्ध मेला है। इसके बाद जो देहरादून का मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला है और जो इम्पोर्टेंट हो सकता है पेपरों के लिए, तो वो कौन सा है? वीर केसरी चंद मेला। तो वीर केसरी चंद मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? चक्राता में आयोजित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है वीर केसरी चंद, इम्पोर्टेंट अपने आप में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका पहले तो सेना में थे, और सेना के बाद आपका क्या है ना, इनका जो स्थान हुआ, उन्होंने क्या करा? आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे। ठीक है, कहाँ हो गए थे? आजाद हिंद फौज में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1920 को चक्राता के क्वाया गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? क्यावा गांव में हुआ था। ये पहले सेना में भर्ती हुए थे, तो बाद में इन्होंने क्या किया था? आजाद हिंद फौज को वो कर लिया था, तथा कुछ टाइम तक इनके मुकदमे चलने के पश्चात 3 मई 1945 3 मई 1945 को इनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। तो वीर केसरी चंद का मेले के संबंध वीर केसरी चंद से है, जो कि आपका पहले सेना में, उसके बाद आजाद हिंद फौज में थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चक्राता के पास में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं देहरादून जनपद के नदी तंत्र के बारे में।
नदी तंत्र के बारे में हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम एक ऊपर ऊपर से एक रिव्यू जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से है उसको हम लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले नदी बनती है टोंस नदी, जो कि देहरादून की मुख्य नदी है। मुख्य नदी से आपको इम्पोर्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। टोंस नदी कहाँ पर है? यमुना नदी की। टोंस नदी क्या है? यमुना नदी की सहायक नदी है। टोंस नदी यमुना नदी पर का संगम कालसी के निकट होता है। टोंस और यमुना का संगम कहाँ पर होता है? कालसी में। कालसी से आपका अशोक के शिलालेख की प्राप्ति हुई है, जो कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पर वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? टोंस है। दूसरा, यमुना और टोंस नदी का संगम कहाँ पर होता है? कालसी नदी के पास। टोंस नदी में जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले किसाऊ बांध परियोजना, जो कि टोंस में है। दूसरी छिब्रो परियोजना, और तीसरी इछारी बांध परियोजना। ये तीनों आपकी किसमें बनी है? टोंस नदी में बनी हुई है। इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी देहरादून के लाखा मंडल में प्रवेश करती है। देहरादून के कालसी में अमलावा नदी यमुना से संगम करती है, ठीक है। कहाँ पर? कालसी में। अभी हमने बात की थी कालसी में जो आपकी कौन कौन सी नदी है। कालसी में आपकी कौन सी होगी? टोंस नदी मिलेगी। दूसरी यमुना, और तीसरी अमलावा नदी। अमलावा नदी थोड़ा सा पहले मिल जाती है कालसी के पास में ही, लेकिन ये तीनों नदियां क्या है आपस में मिल जाती है, ठीक है। तो अमलावा नदी यमुना से मिलती है, ना कि टोंस से, ठीक है। ये पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कालसी से आगे कुछ ही दूरी पर टोंस नदी यमुना से संगम कर लेती है, ठीक है। तो देखिए यही पॉइंट आ गया। कालसी में टोंस तो मिलती है, कालसी में ही यमुना से आप मिलती है, लेकिन अमलावा क्या है, पहले आपकी यमुना से मिल जाती है, ना कि टोंस से, ठीक है। यमुना और टोंस के संगम स्थल के पास कुछ दूरी पर ही यमुना की नदी पर आपका कौन सा डाक पत्थर बैराज है? तो डाक पत्थर बैराज कहाँ पर है? तो वो भी आपका देहरादून में है। किस किस नदी के संगम पर है? यमुना और टोंस के संगम के कुछ दूरी के बाद ही आपका डाक पत्थर बैराज है। इसी डाक पत्थर बैराज से एक नहर निकाली गई है, जिस नहर को हम क्या कहते हैं? शक्ति नहर कहते हैं। शक्ति नहर बहुत बार पेपर आया में आया है। शक्ति नहर कहाँ पर है? तो शक्ति नहर देहरादून में है, और ये आपका डाक पत्थर बैराज के से ही आपकी एक ये नहर निकली हुई है। अच्छा, शक्ति नहर पर निम्न परियोजनाएं कौन कौन सी? ढकरानी बांध परियोजना, जो कि आपकी देहरादून में है, शक्ति नहर पर है। दूसरी ढालीपुर, तीसरी आसन बैराज, और चौथी कुल्हड़ बांध परियोजना। ये भी आपकी कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसके अलावा यमुना नदी पर कुछ और परियोजनाएं हैं, जिसमें व्यासी जल परियोजना, कोतरी जल परियोजना, और लखवाड़ बांध परियोजना। ये बहुत बार पेपर में आया है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट कर रखना। व्यासी जल विद्युत परियोजना, खोदरी परियोजना, और लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, यह आपकी यमुना नदी पर है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो देहरादून में आसन नदी है। आसन नदी देहरादून के असरोड़ी देहरादून मार्ग के पश्चिम से निकलती हुई रामपुर मंडी में देहरादून के पास बाई तरफ से शक्ति नहर में मिल जाती है। तो आसन नदी किस पे मिलती है? शक्ति नहर पे मिलती है। शक्ति नहर आपकी यमुना से निकली हुई है, ये बिल्कुल सही बात हो गई है हमारी, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है? आसन नदी असरोड़ी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, और किसमें? शक्ति नहर पर मिल जाती है। इसके अलावा रिस्पना पुल के बारे में बात करते हैं, रिस्पना नदी के बारे में। रिस्पना नदी को का मूल नाम ऋषिपर्णा नदी है। क्या है? ऋषिपर्णा नदी, ठीक है। ये आपके लिए एक पॉइंट बन जाएगा। ऋषिपर्णा नदी किसका नाम है? तो किसका नाम है? रिस्पना नदी का आपका नाम है, ठीक है। रिस्पना नदी बिंदाल नदी की सहायक नदी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बिंदाल नदी की सहायक नदी कौन सी है? रिस्पना नदी। बिंदाल नदी और रिस्पना नदी मोथरोवाला में मिलती हैं। कहाँ पर? मोथरोवाला, देहरादून में ही आपकी मिलती हैं। और बाद में ये दोनों नदियां किस में मिल जाती हैं? सोंग नदी में मिल जाती है। तो सोंग नदी की अगर सहायक बात करेंगे तो रिस्पना नदी सोंग नदी की सहायक कहलाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सोंग नदी की। तो सोंग नदी आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोंग नदी है, इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि रायपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? रायपुर में आपकी किससे मिलती है? गंगा नदी से मिल जाती है। सोंग नदी की सहायक नदी कौन सी है? बाल्दी नदी है। बाल्दी नदी पर ही सहस्त्रधारा जलप्रपात है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सहस्त्रधारा जो आपका है वो आपका कहाँ पर है? देहरादून में है। और सहस्त्रधारा जलपात प्रपात किस पे है? आपका बाल्दी नदी पे। और बाल्दी नदी किसकी सहायक है? सोंग की। तो आपको ऐसे याद रखना है, बाल्दी नदी से सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा और बाल्दी नदी आपकी किसकी? सोंग की सहायक है, ठीक है। रिस्पना व बिंदाल नदी भी सोंग नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम ऊपर कवर कर चुके हैं कि आपके रिस्पना और बाल्दी नदी
बिंदाल नदी भी सोंग की सहायक नदियां हैं। तो यही आपके लिए आज के पॉइंट थे। मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं कुछ इसके आगे के पॉइंटों को। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।